हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं छाई है दीवानगी नेहा इम्तियाज। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। मैं अगर चाहता तो तुम दोनों का निकाह करवा के नूरिया को यहीं छोड़ जाता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें एतराज़ था। अब वो अपने घर रहेगी, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओगे। मैं तुम्हें उसकी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ जावियार, और मुझे उम्मीद है तुम जिम्मेदारी निभाओगे। सिकंदर की बात सुनता जावियर भौंचाड़ कर रह गया। हवस बासाख्ता होता चल में तो वो कुछ कह ना सका। बाबा, आर यू सीरियस? वो मेरी जिम्मेदारी? ओ माय गॉड! उसने सर हाथों में गिराया। मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगा? यहाँ मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है, यानी काम करना है। मैं काम करूँगी या उसकी रखवाली? प्लीज़ डैड, मुझे उसका गार्ड मत बना कर जाएं। वो बीचों ताप खाता उन पर वाज़े करने लगा कि वो इससे नूरिया के मामले में कोई उम्मीद ना रखे। क्या कहा तुमने? मंगेतर से ज्यादा मीटिंग जरूरी है तुम्हारी? रखकर एक कान के नीचे लगाऊंगी। दूरदाना बेगम ने उसका कान पकड़ते उसे मोड़ डाला तो आमिन और जेनिया ने हंसी रोकी। जावियर के चेहरे पर बिजारियत वाजी हुई। वो करीब के एक स्कूल में जॉब करेगी, वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसका नंबर तुम्हें सेंड कर दिया है। मैंने कॉल करते रहना उसे, और घर चक्कर भी लगाना। सिकंदर के मजीद हिदायत देने पर वो खामोश रहा क्योंकि इसी में बेहतरी थी। सुन रहे हो? उसका जवाब ना देना सिकंदर को नागवार लगा। सुन रहा हूँ बाबा, उसने उकताहट छुपाते हुए जवाब दिया। 10 दिन का वक्त है उसके पास। वैसे तो मुझे यकीन है कि वो यहाँ अकेली नहीं रह सकेगी। अगर रह लेगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसने पाकिस्तान आना हुआ तो वो तुम्हारे साथ ही आएगी, और मेरे ख्याल से वो पहली बार प्लेन ट्रेवल करेगी, तो उसका खास ख्याल रखना। सिकंदर के मजीद कहने पर उसने सर हिलाया। मुझे उम्मीद है ये फर्स्ट टाइम बाय प्लेन ट्रेवल वाली नौबत भी नहीं आएगी, इंशाल्लाह। जैनिया और सिकंदर ने ताज्जुब से उसको देखा। ये लड़का बाज नहीं आने वाला। मुझे अपनी परवरिश पर शर्मिंदा मत करना जावी। ओ प्लीज मॉम, ऐसी बातें तो ना करें अब आप। जेनिया की बात पर वो आजिज हुआ। मैं ठीक कह रही हूँ, अच्छे भले थे तुम, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें कि तुम। उफ छोड़ो। जीनिया ने बात अधूरी छोड़ दी कि वो फिर नई बहस नहीं छेड़ता चाहती थी। आ जाएं अब, फ्लाइट लेट हो जाएगी। आमिर ने हॉल में दाखिल होते उन्हें मुखातिब किया था। सेनिया ने उठते हुए पूरे घर पर नजर डाली, फिर वो सब लोग पोछ में आ गए। आखिरी बार बाहर से घर को देखते जेनिया की आंखें नमकीन पानों से भर गई थी। जेनी, रोने मत लग जाना। अब तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल काम है, और मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। जेने की आंखों में चमकते आंसू देखते सिकंदर फौरन से बोले, और बस। जेने का रोना शुरू। सिकंदर ने उन्हें खुद से लगाते हौसला देना चाहा तो आमीन भी उनके पास आ गए, जबकि दुर्दाना बेगम जावियार को बाजू से पकड़कर खड़ी न जाने क्या पड़ रही थी, उस पर फूंक मार रही थी, और उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। बस कर जाएं दादू जान, नहीं चिपकती उससे चुड़ैल। सिकंदर और जनिया की गाड़ी में बैठने के बाद आमीन ने पीछे से दुर्दाना बेगम के कंधों पर हाथ रखते उन्हें मुखातिब किया। वो पहले ही चिपक गई है, बल्कि जबरदस्ती चिपका दी गई है। जावियार आंखें घुमाकर बोला तो आमीन ने कहकर लगाया, और दुर्दाना बेगम ने उसे थप्पड़। अगर मुझे शिकायत मिली तो उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। दुर्दाना बेगम ने उसे धमकाने वाले अंदाज में कहा तो जावियार ने अपना माथा पीटा। ख्याल रखिएगा अपना। जावियार ने उनका माथा चूमा, और फिर वो चारों रवाना हो गए। जावियार थकी थकी सांस लेकर घर के अंदर चला गया। या अल्लाह, इदरीस, ये क्या कर दिया आपने? शाम के 7 बज रहे हैं। इसे घर से निकले 5 घंटे होने को थे। सूफिया की कॉल आने पर इदरीस ने सारा मामला उसे सुनाया तो सूफिया ने सर हाथों में गिरा लिया था। मैंने क्या किया? अपनी मर्जी से गई है, वो भी इतनी बदतमीजी करके। बाप हूँ मैं, उसका गुलाम नहीं। इदरीस का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था, और वो उसकी फिक्र नहीं करना चाहते थे। इनकी बेनियाजी पर सूफिया हैरान रह गई थी। इदरीस, क्या हो गया है आपको? उसने जज्बात में आकर घर छोड़ने का कहा, और आपने उसे रोका तक नहीं। कैसे बाप हैं आप? मैंने आपसे कहा भी था कि हमारी शादी का ऐसे पहले ही बता देंगे और इसे समझा दें। इतनी अचानक इंकशाफ हुआ, इस पर यकीन। वो शौक में थी, और उसे मुझसे मसला था ना। मैं नहीं आती लाहौर, लेकिन प्लीज आप उसे। सूफिया इदरीस की बातें सुनती भौंचार गई। वो अभी बोल ही रही थी जब इदरीस ने उसकी बात काटी। तुमसे या तुम्हारे इस घर आने में उससे मसला नहीं था। मसला मेरी दूसरी शादी से है। उसको बच्ची नहीं रही वो, जिसके लिए मैं दूसरी शादी ना करूं। बड़ी हो गई है अब, लेकिन बातें वही बचकाना। बिला वजह का वेला किया है उसने। तुम परेशान मत हो।
ادریس کی باتیں سنتی صوفیہ چپ سی ہو گئی۔ رومی کا ہنگامہ بلا وجہ کا تھا، یہ بھی حقیقت تھی، مگر دونوں باپ بیٹی ہی غلطی پڑتے۔ مگر ادریس کا اطمینان دیکھ کر صوفیہ کا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ واقعی رامین کے معاملے میں ہر عام باپ کی طرح پریشانی میں نہیں گھولے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے رومی عام سی معصوم چھوئی موئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی تھی اور اچھے بھلے سمجھدار انسان کو پاگل بنا سکتی تھی۔ بہت زیادہ نہیں، مگر وہ بولڈ لڑکی تھی۔ 17 سال کی عمر سے وہ گھر میں اکیلی رہنے لگی تھی، کیونکہ ادریس کو لگتا تھا وہ اب بڑی ہو گئی ہے اور کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جانا ٹھیک اور ضروری نہیں۔ 18 سال کی عمر سے اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور وہ تب سے ہی ہر جگہ اکیلے آنا جانا کرتی تھی۔ ڈرائیور کا ساتھ اسے برا لگتا تھا اور کبھی بھی ادریس سے کچھ نہیں کہا تھا، کسی نے کبھی ہراساں نہیں کیا تھا۔ کیا بھی تھا تو وہ اسے جوتے مار کر ہی واپس آئی تھی۔ نہیں ادریس نے اسے روتا دیکھا تھا، سوائے دوستوں کے معاملے میں، کیونکہ وہ حساس طبیعت رکھتی تھی، ورنہ وہ ایک بولڈ انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی۔ آپ اسے ڈھونڈیں اور واپس لائیں، بات ختم۔ صوفیہ کی آواز پر وہ خیال سے باہر نکلے۔ میں اسے ڈھونڈوں؟ ہرگز نہیں، آنا ہوگا تو خود آئے گی۔ صوفیہ کا سر چکرا گیا۔ ادریس وہ بچی ہے، آپ بچے مت بنیں، خدا کا نام لیں، نہ جانے وہ کہاں گئی ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں میری بیٹی بھی ہے ایک، اور میں نے رومی کو بھی اپنی بیٹی مانا ہے، آپ کو ہرگز بھی یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ صوفیہ کی سنجیدگی اور سخت لہجے میں کہی گئی بات پر ادریس خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، پھر خود پتہ کر لیتی ہوں میں۔ ان کی خاموشی پر صوفیہ کے اعصاب چٹک کر رہ گیا۔ صوفیہ، اف کرتا ہوں میں پتہ۔ انہوں نے کلچ کر کہتے کال منتقل کی اور فون بیڈ پر پٹکا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکلتے لاؤنج عبور کرتے لان میں آئے، جہاں ڈرائیور اور گارڈز گپے ہانک رہے تھے۔ حبیب! ڈرائیور فوراً سے ادریس کی جانب آیا، جو لان میں پڑی کرسی سنبھال چکے تھے۔ تمہیں رومی کی کتنی دوستوں کا گھر معلوم ہے؟ ان کے سوال پر حبیب چند لمحے خاموش رہا۔ صاحب جی، رامین بی بی جی مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، 2-3 مرتبہ ہی لے کر گئی تھیں۔ ایک ان کی وہ دوست تھی، شاید صبا نام تھا اس کا، اور ابھی کچھ دن پہلے کسی مومن نامی لڑکی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ صبا بی بی کا گھر یاد ہے مجھے، اور وہ مومل بی بی تو ہاسٹل میں رہتی ہے۔ حبیب کے تفصیلی جواب دینے پر ادریس سوچ میں پڑ گئے۔ مومل کا نام انہوں نے رومی کے منہ سے پچھلے دنوں بہت مرتبہ سنا تھا۔ بقول رومی کے اب وہی ایک دوست تھی اس کی، اور صبا اس کے ساتھ تو رومی کے تعلقات کچھ ٹھیک نہیں تھے، لیکن حتی الامکان تھا کہ وہ وہاں گئی ہوگی۔ اگر وہاں نہیں ہوگی تو ہاسٹل، اور اگر وہاں بھی نہیں ہوگی تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ صبا کا نمبر؟ انہوں نے بڑبڑاہٹ کی، مگر نمبر ان کے پاس نہیں تھا، اور رومی کو ڈائریز میں نمبر لکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اگر وہ لکھتی بھی تھی تو ادریس بے خبر تھے۔ انہوں نے حبیب کی جانب دیکھا۔ گاڑی نکالو، ہمیں صبا کے گھر جانا ہے۔ اس طرح کسی کے گھر جانا کتنی غیر مناسب بات تھی، اور خاص کر بیٹی کی تلاش میں جانا۔ وہ جانتے تھے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور رسک بھی تھا، کیونکہ یہ بات ابھی تک گھر میں تھی، لیکن اب کسی ایسے شخص سے اس سلسلے میں بات کرنا جس کو شاید کسی بات کا علم نہ ہو، یہ بات پھیلنے میں دیر نہیں لگنی تھی، مگر انہیں رسک لینا تھا۔ نہیں انکل، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میری تو رومی سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، وہ تو آج کل مومن نامی لڑکی کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ میں تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ مومل کے لیے ہاسٹل شفٹ ہونے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ اس کے گھر اور ہاسٹل میں کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ اس کو ہاسٹل گھر سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ ہاسٹل میں کم از کم لوگ تو ہیں۔ صبا کی بات اور انداز پر ادریس خاموش ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے اس بات میں کتنی سچائی ہے، مگر انہیں جواب مل گیا تھا۔ وہ یہاں نہیں تھی، انہیں ہاسٹل جانا تھا۔ صبا کو پریشان کرنے پر معذرت کرتے وہ اس کے گھر سے نکل آئے تھے۔ ہاسٹل چلو، انہوں نے حبیب کو اگلا حکم دیا، مگر وہاں جا کر گیٹ کے باہر کھڑے گارڈز کی بات سن کر انہیں سارے میں پہلی بار پریشانی ہوئی۔ یہ گارڈ نائٹ ڈیوٹی کرنے تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا، اور جو دوپہر میں تھا وہ واپس جا چکا تھا۔ مجھے ہیڈ سے بات کرنی ہے، ادریس نے کہا۔ بہت معذرت جی، وہ یہاں نہیں ہے اور میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا۔ ادریس کے اعصاب چٹک کر رہ گئے۔ ان کے بہت لوگوں سے اچھے تعلقات تھے، مگر اس وقت ان کے ذہن میں کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اس معاملے میں مدد طلب کر سکتے، اور یہ اتنے نازک صورتحال میں وہ کسی شخص پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سیاست سے وابستہ تھے، کم از کم سیاست کی دنیا میں اپنے قدم مضبوط رکھنا چاہتے تھے، اور یہاں دوست بھی دشمن کی ہی قسم ہوتا ہے۔ اور پھر لڑکی کا معاملہ، سارے وقت میں پہلی بار ادریس کو پریشانی ہوئی تھی۔ آپ صبح آئیے گا، فجر تک میری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہی گارڈز بیٹھتا ہے۔ ادریس نے گسیلی نظر اس پر ڈالی اور گاڑی میں واپس بیٹھ گئے۔
सुबह के 6:30 बज रहे थे। आज इस घर में अकेले रहते छठा दिन था। सिकंदर साहब ने उसे कहा था कि जावियर हर दूसरे दिन उसकी तरफ चक्कर लगाएगा, लेकिन घर आना तो दूर की बात, उसने एक कॉल तक नहीं की थी। जो बकौल सिकंदर साहब के वो रोजाना करने वाला था, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आने वाला था, नूरिया ने इंतजार किया था। कसमंदी से आंखें मलती वो उठ बैठी और खिड़की की जानिब देखा। सूरज पूरी तरह से तुलू नहीं हुआ था। फिर उसने घड़ी के जानिब देखा, जहां घड़ी की सुइयां 6:30 से थोड़ा ऊपर का वक्त बता रही थी। वो दोबारा लेटकर आंखें बंद कर गई। वो अभी मजीद 1.5 घंटा सो चुकी थी। बच्चों को स्कूल पढ़ाने वो तकरीबन 8:30 तक जाती थी, क्योंकि क्लास 9 बजे स्टार्ट होती थी। उसे आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी थी जब उसे अजीब सा एहसास हुआ। उससे पहले वो आंख खोलती उस पर नींद हावी होने लगी। उसे लगा कि घर में कोई घूम रहा है, मगर वो चाहकर आंखें खोल न सकी। कुछ देर बाद उसका जहन मुकम्मल तौर पर गुंगी में चला गया। बजते हुए फोन की आवाज पर वो हड़बड़ाकर उठी थी। उसने तकिए के पास पड़ा चिंगारता हुआ फोन उठाया, जो उसे सिकंदर ने दिया था। बगैर देखे कॉल अटेंड करते उसने फोन कान से लगाया। हेलो। आवाज नींद में डूबी हुई थी। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ मौजूद शख्स की आवाज न पहचानते उसने सवाल किया, मगर मुकाबिल के बात सुनते उसकी नजर घड़ी की जानिब उठी, जहां सुइयां नौका हंसा पार कर गई थी। दुनिया की नींद में डूबी आंखें खुल गई और सारी नींद भग से उड़ी। वो छलावे की तरह छलांग लगाती बेड से उतरी। मैम, I'm so sorry, मुझे 10 मिनट दे, मैं आती हूँ, उसने जल्दी जल्दी कहकर कॉल बंद करते फोन बेड की जानिब उछाला, जो बेड से फिसलता नीचे गिर गया। जमीन पर पड़े फोन पर लानत भेजते उसने अलमारी के बाहर रखते कपड़े उठाए और वॉशरूम में बंद हो गई। चेहरे पर फेस वॉश लगाए। एक बार फिर उसे एहसास हुआ जैसे बाहर कोई बहुत आहिस्तगी से कदम उठा रहा हो। रुखसारों पर फिसलती उंगलियां रुकी थी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था कि फेस वॉश लगाकर चेहरा लेकर वो बाहर घूमने वाले शख्स को पकड़ती या छोटे से घर का चप्पा चप्पा छान मारती। वहम समझते उसने सर झटका और अच्छे से चेहरा धोकर बाहर आई। बालों को सुलझाकर उसने फ्रेंच बेड बनाई और होठों पर ग्लोव्स लगाकर पेलों में सैंडल अरासी। फिर फ्रिज खोलकर ब्रेड निकालने लगी, जब उसकी नजर अंदर पड़े जूस के डब्बों पर गई, जो कल तक 4 थे मगर अब एक गायब था। ब्रेड की जानिब बढ़ता हाथ उसका थम गया। रात में पिया था शायद। बड़बड़ाहट करते उसने भी जूस का डब्बा उठा लिया, क्योंकि ब्रेड निकालकर उस पर जैम या बटर लगाने का वक्त नहीं था। जूस उठाकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी, जब उसे बेअख्तियार फोन का ख्याल आया। माथा पर हाथ मारती वो कमरे में बेड के पास आई थी, मगर जमीन पर फोन नहीं था। वो झुकी और बेड के नीचे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। फोन कहाँ गया? उसने उकताहट भरे लहजे में बड़बड़ाहट की और उठकर खड़ी हुई। तभी उसकी नजर बेड पर पड़े फोन पर गई। जैसे बेड पर पड़ा देखकर चल हमें तो वो हिल न सकी। इसे अच्छे से याद था, फोन जमीन पर गिरा था, उसने देखा था। नींद में हूँ शायद आज, खुद कलामी करते उसने मोबाइल फोन उठाया और तेज कदम उठाती घर से निकल गई। स्कूल मुश्किल से 5 मिनट की वॉक डिस्टेंस पर था, सो वो रोजाना खुद ही चलकर जाती थी, मगर आज वो चल कम भाग ज्यादा रही थी। गेट के बाहर पहुंचते उसने बिगड़ा तनस्सुफ ठीक किया और फिर अंदर चली गई। खिड़की से छन कर आती गुरूब होते सूरज की मीठी धूप में उसका वजूद नहाया हुआ था, मगर वो बेसुध सोई पड़ी थी। मोमल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो उस पर पड़ती धूप देखकर वो खिड़की की जानिब पड़ी और पर्दे बंद किए। पर्दे बंद होने की आवाज़ पर उसकी कच्ची नींद में खलल पैदा हुआ और उसने आंखें खोलकर मोमल को देखा। ओ सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस पर तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, उसे उठकर बैठा देखकर मोमल ने कहा तो वो सर नफ़ी में हिलाने लगी। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं और दीजान नाश्ता बना रहे हैं, और ये मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं तुम्हारे लिए, पहन लेना। मोमल ने कहने के साथ ही अलमारी के बाहर हैंगर में लटकते सूट की जानिब इशारा किया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं मामा के कपड़े पहन लेती, वो मुझे पूरे आ जाते। वो इसके खुलूस पर शर्मिंदा सी होती बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पहन लो और बाहर आ जाओ। मोमल बोलती हुई बाहर चली गई तो उसने गहरा सांस लेते कपड़े उठाए और वॉशरूम में बंद हो गई। वॉशरूम से बाहर निकलते उसने शीशे में अपना अक्स देखा।
हल्के और पीले सब्ज रंग के इम्तियाज की घुटनों तक आती कमीज और शलवार पर उसने बेड पर पड़ा शेफून दुपट्टा उठाकर कंधे पर रखा और दोबारा खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराई। उसे याद नहीं था उसने आखिरी बार इस तरह का लिबास कब पहना था। वो ज्यादातर जीन्स के साथ टी शर्ट्स और कुर्तियां ही पहना करती थी। बालों के दरमियान से मांग निकालते उसने बाल कान के पीछे आराज से और कमरे से बाहर निकल ली। चंद कदम चलकर उसने बरामदे पर झांका जहां उसके बाप की उम्र का मर्द और अश्मीर चारपाई पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। आजा पुत्र, इतने क्यों खलवती है, चल नाश्ता कर ले। आ जाओ बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो, चलो नाश्ता करो। दीजान जैसे ही बावर्ची खाने से निकलकर बरामदे की जानिब बढ़ी तो उन्हें पिलर की ओट में खड़ी रामिन नजर आई तो वो उसे मुखातिब कर गईं। दीजान की आवाज़ पर अश्मीर और नकवी साहब ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। अश्मीर उस पर नजर डालता दोबारा नाश्ते की जानिब मुतवज्जह हुआ तो वो छोटे कदम उठाती बाहर आ गई। सलाम बच्चे, कैसी तबीयत है वक्त तुम्हारी? नकवी साहब ने उसे देखते ही कहा तो रूमी शर्मिंदा हो गई क्योंकि पहल उसे करनी चाहिए थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अंकल। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो बोली। खड़ी क्यों है, ये लता विच पानी बड़ा है, बैठ जाए इतने। खड़ी क्यों हो, टांगों में पानी बहुत है क्या, बैठ जाओ इधर। दीजान ने उसको एक ही जगह खड़ा देखकर बाजू से पकड़कर दूसरी चारपाई पर बिठाया। वो झिझक का शिकार हुई। उसे बिठाकर दीजान वापस बावर्ची खाने में चले गई। रूमी ने सामने बैठे नकवी साहब को देखा। मोमल बिल्कुल उन जैसी थी। कल वो जब यहाँ आई थी तो दीजान घर पर अकेली थी और नकवी साहब दुकानों पर गए थे। फिर रात में वापस आए और तब तक सर में उठता दर्द महसूस करती वो सोने जा चुकी थी। चल हुन नाश्ता कर। दीजान ने उसके सामने मक्खन में लता हुआ पराठा और अंडा रखा तो वो सटपटाकर रह गई। वो कहाँ खाती थी ये मक्खन वाले पराठे। उसने एक चूर नजर अश्मीर पर डाली जो ऐसे नाश्ता कर रहा था जैसे उसके अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। रूमी ने आंखें घुमाई तभी मोमल भी चाय के कप्स ट्रे में रखती वहाँ आ गई। ओहो दीजान, रूमी ए पराठे वगैरह नहीं खांदी, ए मोटो ओन तो खौफ आंदा वा। ओहो दीजान, रूमी ये पराठे वगैरह नहीं खाती, उसे मोटे होने का डर लगता रहता है। मोमल ने रूमी के सामने से पड़ी चंगेरी परे करते हुए कहा और 2 ब्रेड स्लाइस रखे तो रूमी ने मशकूक कुन नजर से मोमल को देखा। अये हाय, एक ते इस शेर दी कुड़ियां दे नखरे ई वकरे ने। पराठे खाया करो भाई, मोमल नोते कुछ लगता ही नहीं, मैं तो एनू कोवा कोवा के थक गई। अये हाय, एक तो ये शहर की लड़कियों के नखरे, पराठे खाया करो भाई, मोमल को तो कुछ लगता ही नहीं, मैं तो इससे खिला खिला कर थक गई। दीजान की पंजाबी में कही गई आधी बात रूमी को समझ आई और आधी सर के ऊपर से गुजर गई थी, लेकिन वो बेअख्तियार ही कहकर लगा गई तो मोमल ने मुस्कुराकर उसे देखा। खाती हूँ दीजान, लेकिन बहुत कम। वो बावर्चन थी, घर में नोशी वो बना कर देती थी लेकिन उसे अच्छा बनाना नहीं आता था तो बस खाना छोड़ दिया। घर का जिक्र करते उसके लहजे में उदासी सी घुल गई थी। एक घर दी बावर्चन दी भला कोई खाना बना दिया ने, खाना ते घर दी औरतियां बनावन ताही चंगा लगदा ए। मोमल नू मैं सिखाया ए कि पराठे बना दी, ए पूछ एनू। ये घर की औरतें भी भला कोई खाना बनाती हैं? खाना तो घर की औरतें बनाए तो ही अच्छा लगता है। मोमल को मैंने सिखाया है, क्या पराठे बनाती है ये पूछो उससे। अश्मीर नाश्ते की प्लेटें खाली करता उठ गया। दीजान की बात का जवाब देने के लिए उसने लब वह किए ही थे जब जोर जोर से दरवाजा बजने लगा और साथ ही घंटी भी। दरवाजा खोलो। इतना वहालाना अंदाज में बजाने वाले दरवाजे पर वो सब चंद लम्हों के लिए डर गए थे। अश्मीर उल्टे बेर कमरे से निकला और जाकर दरवाजा खोला तो 2 हट्टे खट्टे मर्द आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। मोमल और नकवी साहब फौरन ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वो इदरीस के खास बंदों को देखती अपनी जगह हिल न सकी। घर वापस आते ही वो बेड पर गिरी थी, सर दर्द से फटा जा रहा था। आज तबीयत में भी अजीब सा नासाजी थी। एक तो सुबह सुबह लेट होने पर प्रिंसिपल की डांट और फिर बच्चों ने तो उसे घन चक्कर ही बना दिया था। अब वो ढेर सारी नींद चाहती थी मगर भूख का एहसास। वो सुस्त रोई से उठकर किचन में आई और सोचने लगी क्या बनाए। कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। फिर मुंह बनाती फ्रिज के पास आई और फ्रूट का किटल का टिन निकालकर किचन से चमचा उठाया। थोड़ी सी मेहनत करके उसने टिन खोलकर वापस कमरे में आकर बेड से टांगे लटकाकर बैठ गई। हाथ बढ़ाकर जरा फासले पर पड़ा फोन उठाकर उसने जेनिया का नंबर डायल किया क्योंकि जब वो स्कूल में थी तो जेनिया उसे कॉल करी थी। उसने व्हाट्सएप कॉल करते फोन कान से लगाया मगर
कॉल रिसीव नहीं हुई थी। उसने घड़ी की जानिब देखा जहां 1 से ऊपर का वक्त हो रहा था, यानी पाकिस्तान में तकरीबन 11। असूलन तो उन्हें इस वक्त मसरूफ नहीं होना चाहिए था। न जाने किसी ख्याल के तहत वो अमीन का नंबर डायल करने लगी, मगर इससे पहले ही उसे बेड के नीचे से आवाज़ आई जिस पर उसको वजूद साकित हो गया। एक हाथ में फ्रूट टन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़े वो चंद लम्हे हिल न सकी। एक बार फिर आवाज़ आई जैसे नीचे से कोई ऊपर बेड से टकराया हो। नूरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नज़र बेख्तियार सामने शोकेस के आखिरी खाने में पड़े शोपीस पर गई, जो एक चकोर शीशा था और उसके साइड पर पेंट से फूल बने थे और वो नूरिया ने बनाया था। वो इस शीशे बेड के नीचे का थोड़ा सा मंजर देख सकती थी और किसी के फटे हुए जूतों में मुकित पैरों को देखते नूरिया को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। उसने ना आओ देखा ना तब वो फौरन बेड से उठी, लेकिन उससे पहले वो बाहर की जानिब कदम लेती किसी ने उसका पाँव सख्ती से पकड़ा और नूरिया हलक के बल चिल्ला उठी। पाँव छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसने हाथ में पकड़ा फ्रूट टन उसके हाथ पर खींच कर मारा तो उसकी गिरफ्त ढीली हुई और वो सांप की तरह बेड के नीचे से निकलने लगा। नूरिया बाहर की जानिब भागी, मगर वो मुश्किल सा लोग बौखलाहट के मारे वो चाहकर भी नहीं खोल सकी। पीछे आते उस वहशी शख्स को देखती वो वॉशरूम में बंद हुई थी और लॉक के साथ कुंडी लगाई। वो अभी तक चीख रही थी। नूरिया वॉशरूम की खिड़की के पास गई और आसपास के लोगों को मदद करने के लिए बुलाने लगी, मगर आवाज गले में ही दम तोड़ने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो चेहरा मोड़े दरवाजे को देखने लगी, जैसे बाहर खड़ा शख्स खोलने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन नूरिया को वॉशरूम के लॉक पर यकीन था कि वो नहीं तोड़ सकता। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाने को था और आंखों से गर्म सिया बहता जा रहा था। पैरों से जान निकल गई और वो गिरने के इस अंदाज से जमीन पर बैठी और खौफ से फटती धुंधलाई आंखों से वो दरवाजे को देखने लगी। हाथों में वाज़ेह कपकपाहट थी। पूरा जिस्म ठंडा पड़ रहा था। लग रहा था जैसे जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी नज़र बेइख्तियार हाथ में पकड़े फोन पर गई। दिमाग सुन हो रहा था, मगर उसे कुछ करना था। वो अभी भी वहशियाना अंदाज में दरवाजा बजा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने फोन अनलॉक किया। उसे इमरजेंसी नंबर डायल करना था, मगर उसने सुन होते दिमाग के साथ उंगलियां भी साथ नहीं दे रही थी। उसका सांस घुटने लग रहा था कि अभी दिल रुक जाएगा। वो घेरे घेरे सांस लेने लगी और थोड़ी सी जद्दोजहद करके उसने पुलिस का नंबर डायल किया। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, मगर उसने पुलिस को कहा था कि उसके घर में कोई आ गया है और वॉशरूम में बंद है। बाहर खड़े शख्स ने उसकी आवाज़ बखूबी सुनी थी और वो फौरन से बाहर भागा था। दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ पर उसका दिमाग कुछ ठीक हुआ था। वो कांपती टांगों के साथ उठी थी और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने उस शख्स को भागते देखा था। वो दोबारा जमीन पर बैठ गई और चीखें मार कर रोने लगी। चंद लम्हों के बाद उसका फोन बजने लगा। आमीन का नाम जगमगाता देखकर उसने फौरन से कॉल अटेंड करते फोन कान से लगाया। आमीन उसकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह भौंकला गया था। नूरिया, सब ठीक है? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो इससे पूछ रहा था, मगर वो रोती चली गई थी। आमीन के हाथ पांव फूल गए थे। वो अभी हॉस्पिटल पहुंचा था। गाड़ी चलाने के बाइस वो इसकी कॉल अटेंड नहीं कर सका था, लेकिन अब नूरिया की आवाज़ सुनते उसका दिल धक कर रह गया था। नूरिया, बताओ मुझे क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में वाज़ेह परेशानी थी। नूरिया रोते हुए उसे सारा मामला बताने लगी। आमीन का दिल डूब कर उभरा। वो जहाँ का था वहीं रुक गया और दिमाग ने जिसे साथ देना छोड़ दिया था। वॉशरूम से मत निकलना, आमीन ने कहने के साथ कॉल बंद की और जावियर का नंबर डायल किया। एक के बाद दो, फिर 3, 4 और 5वीं कॉल पर आखिरकार जावियर ने उसकी कॉल अटेंड कर ली थी। आमीन, क्या हो गया है यार? मैं मीटिंग में हूँ, अगर कॉल अटेंड नहीं की तो वेट कर लो। वो मीटिंग के कॉर्नर में खड़ा आहिस्तगी से कह रहा था। बाहर में गई तुम्हारी मीटिंग, अभी के अभी नूरिया के पास जाओ जावी, बगैर 1 मिनट की भी देर किए जाओ और उसे घर से लेकर आओ। आमीन की बात पर जावियर का दिमाग चकरा गया। पागल तो नहीं हो, मैं मीटिंग में हूँ, क्या मुसीबत पड़ गई है उसे? जावियर ने दांत पिसे और आमीन का गुस्सा ओदाया। जावियर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अभी के अभी नूरिया के पास जाओ। उसके घर में कोई घुस आया है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं उसके साथ क्या हो सकता था। अभी जाओ, वो सेफ नहीं है। आमीन हलक के बल चिल्ला उठा और जावियर साकित रह गया। तुम क्या मतलब? कोई कैसे घुस गया? इसकी जबान लड़खड़ाने लगी। उसे लगने लगा इसे कुछ गलत सुन लिया हो। आमीन का दिल किया वो फोन से निकलकर जावियर को गोली मार दे। इस वक्त वो लड़की किस सिचुएशन का शिकार होगी वो अंदाजा लगा सकता था। हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर कितनी ही लड़कियां आती थी जिनको हिरासा किया जाता था और उनकी हालत देखते उन पर तरस आता था। आमीन सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर उसके पास फोन ना होता तो क्या कुछ हो सकता था। जावियर नूरिया के घर
وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب دوسری جانب اس نے کال منتقل کر دی۔ میٹنگ کینسل، مجھے جانا ہے۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھے نفسوں سے کہتا تیزی سے بھاگا تو آفس سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوا اور 10 منٹ میں نوریا کے گھر جا پہنچا۔ نوریا! باہر ہی اس نے پولیس کی گاڑیاں دیکھ لی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر جانے لگا تو پولیس کانسٹیبل نے اسے روکا۔ شوہر ہوں میں اس کا، وہ بے اختیار بولا تھا اور اس کی آواز سنتی نوریا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کانسٹیبل نے اسے اندر جانے دیا اور وہ اسے دیکھتی ہی بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ زاویار اس کی حرکت پر بری طرح سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا اس کا کندھا سہلانے لگا۔ ان کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، ہمیں دوبارہ بیان لینا ہے۔ پولیس کانسٹیبل نے ان کی جانب آتے ہوئے زاویار کو مخاطب کیا۔ وہ پہلے بیان لے چکے تھے۔ یہ پولیس اسٹیشن جائے گی اس پوزیشن میں؟ زاویار نے ناگوار نظر ان پر ڈالی۔ لیکن انہیں چلنا ہوگا، ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے مگر پولیس اسٹیشن چل کر بیان دینا ضروری ہے۔ زاویار نے مٹھی بیچھی مگر آفیسر احمد کو دیکھتے اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وہ سکندر اور ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے۔ آفیسر احمد، میری وائف اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جائے، پلیز آپ یہیں بیان لے لیں اور CCTV فوٹیج چیک کر لیں، مجھے اس کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ زاویار کی بات سنتے آفیسر احمد نے سر ہلاتے جیسے اسے تسلی دی، پھر سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ CCTV فوٹیج ہی چیک کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اس کمرے کی کھڑکی سے اندر آتا تھا۔ انہوں نے نوریا کے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا جس کی کھڑکی کا لاک ٹھیک نہیں تھا مگر اس بات کا علم نوریا کو خود بھی نہیں تھا کیونکہ وہ عرشا کا کمرہ استعمال کر رہی تھی اور آج پہلی بار وہ پچھلے 2 دن سے آ رہا تھا۔ صبح روشنی ہوتے ہی وہ اندر آتا تھا اور پھر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن نوریا کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے وہ چلا جاتا تھا مگر آج نہیں گیا۔ وہ نشئی موالی ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ یہ نوریا خوش قسمت اور بہادر ہے کہ جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا اور خود کو بچایا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، اسے جیل ہوگی اور جلد ہی اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے ہمت کی اور سمجھداری سے کام لیا، اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پلیز خیال رکھیے گا ورنہ ایسے لوگوں کو دکھائی جانے والی بہادری گلے پڑ سکتی ہے۔ نوریا کے آنسو تھم گئے تھے۔ زاویار نے ایک پرسکون سانس لی تھی مگر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جا کر اس کمینے کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے۔ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھیں۔ آفیسر احمد نے ان کا کندھا تھپتھپاتے چلے گئے تھے اور اگلے 2 منٹ میں ان دونوں کو سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ زاویار نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور پھر سارے گھر کی کھڑکیاں چیک کر کے وہ واپس آیا تو وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر انکار میں ہلانے لگی۔ زاویار کو اس کی بے وقوفی پر اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا مگر غلطی اس کی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو حیران تھا کہ اس نے اپنا ڈیفنس کس طرح کیا تھا۔ زاویار نے پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکالتے اس کی جانب بڑھایا تو وہ آنکھیں اور ناک صاف کرنے لگی۔ رونا بند کرو، زاویار نے اس کے کندھے پر پڑے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تو نوریا نے پاؤں اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھا۔ مقصد اسے اپنا زخم دکھانا تھا جو فروٹ ٹن اس کے ہاتھ پر وہ مارنا چاہ رہی تھی، وہ اس کے ایڑی کی ہڈی پر بھی لگا تھا اور اسکن میں کٹ آ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ آگے کو ہوتا اس کا زخم دیکھنے لگا جہاں خون ابھی بھی پوری طرح سے سوکھا نہیں تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے؟ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر زاویار نے اگلا سوال داغا تو نوریا نے فریج کے اوپر پڑے دوائیوں کے ڈبے کی جانب اشارہ کیا۔ زاویار نے اٹھ کر فریج کے اوپر سے وہ ڈبہ اتارا اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کا ٹیبل پر رکھا پاؤں دیکھنے لگا۔ اس نے ابھی ڈس انفیکٹر لگا کر زخم پر لگا خون صاف ہی کیا تھا۔ جب اس نے سسکی بھری، برداشت کرو 2 منٹ۔ زاویار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں درد کے آثار تھے۔ اینٹی بایوٹک لگا کر اس نے زخم کو لپیٹ دیا۔ تم بیٹھو، میں سامان اٹھا لوں۔ زاویار اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی جانب جانے لگا۔ کون سا سامان؟ نوریا نے الجھ کر سوال کیا۔ تمہارا سامان، تم اب یہاں نہیں رہو گی اور پاکستان بھی چلو گی میرے ساتھ۔ اس کی بات سنتی نوریا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو زاویار نے آئیبرو اوپر اچکاتے اسے دیکھا۔ میں خود پیک کر لوں گی، وہ بولتی ہوئی فوراً اسے کمرے سے چلی گئی۔ زاویار واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور آمین کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔